हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन STSBM ऑनलाइन क्लास बैठा। आज क्लास 9th के लिए सेल चैप्टर के विषय में पढ़ा जाएगा। 9th में सेल में हम लोगों ने बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के विषय में पढ़ा था और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद से हम लोगों ने और भी चीज़ों के बारे में पढ़ा था, जिसमें सॉल्यूशन आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक इत्यादि सॉल्यूशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ऑस्मोसिस के बारे में भी जानकारी ले चुके थे। अब स्टूडेंट बात आती है क्या आउटसाइड मूवमेंट के लिए, आउटसाइड ऑफ द बॉडी के लिए। तो आउटसाइड ऑफ द बॉडी में सबसे पहला प्लांट सेल के बारे में बात करेंगे। प्लांट सेल पादप कोशिका, ऐसी कोशिका जिसके माध्यम से एक प्लांट का निर्माण होता है, उसको हम लोग प्लांट सेल बोलते हैं। और ये जो बेसिकली है सेल वाल, जिसको कोशिका भित्ति बोला जाता है, अर्थात द आउटर पार्ट इज फाउंड इन द प्लांट सेल एंड हैव अ आउटर पार्ट्स ऑफ दिस सेल। यह जो है आउटर पार्ट ऑफ द सेल है, अर्थात कोशिका का ये बाहरी भाग रूप है। और इसी से जो बेसिकली हमारा सेल का निर्माण संभव होता है। That is the outer part of the plant cell is made up of the cell wall। चूँकि ये बाहरी भाग होने के कारण ये जो है काफ़ी मजबूत होता है, प्रोटेक्टिव है, बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, रिजिड है, दृढ़ है। और यह बना हुआ होता है एक स्पेशल तरह के स्टार्ची सब्सटेंस से, जिसका नाम है सेलुलोज। और इसी से ये बना हुआ होता है। और ये सेलुलोज बना हुआ होता है पॉलीसेकेराइड से। क्लास 11th में और इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड सब कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में इसके बारे में बात की जाएगी। तो यह पौधों को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। अब स्टूडेंट बात आती है कि इसका वर्क एंड फंक्शन क्या है। वर्क एंड फंक्शन में पहला फंक्शन है प्रोवाइड शेप, रिजिडिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट। शेप देता है, आकार देता है, रिजिडिटी देता है, दृढ़ता देता है और मैकेनिकल सपोर्ट करता है कि कैसे ये। उसके बाद है इंटरनल स्ट्रक्चर। क्योंकि आउटर सरफेस पे पाया जाता है, तो जितने भी अंदर में साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का ये कार्य करता है। ये न्यूक्लियस इसका अलग भाग है। न्यूक्लियस में इनसाइड द सेल पाया जाता है और ये बेसिकली जो है सेंटर में होता है। इसके बारे में न्यूक्लियस में बताया जाएगा। तो सेल वाली है प्लांट सेल के इंटरनली फ्लेमिंग, अर्थात अंदर वाले हिस्से को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। हाईली परमिएबल होने के कारण यह बेसिकली जो है सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, मतलब सेलेक्टेड चीजों को ही परमिट करता है आगे भेजने के लिए। अब दूसरी बात है स्टूडेंट न्यूक्लियस के लिए। न्यूक्लियस को हम लोग दूसरे शब्दों में जानते हैं, जिसका नाम होता है केंद्रक। क्योंकि केंद्रक के नाम से यह स्पष्ट है कि ये केंद्र में पाया जाता है, इसीलिए इसको केंद्रक बोलते हैं। तो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी 1831 में। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने खोज की थी और उन्होंने ये भी बताया था कि ये जो है बेसिकली एनिमल सेल में पाया जाता है। कौन चीज? न्यूक्लियस। और प्लांट सेल में बेसिकली वैक्यूल्स पाए जाते हैं। लार्ज अमाउंट में न्यूक्लियस होता है प्लांट सेल में भी, लेकिन बहुत छोटा होता है। एनिमल सेल में काफ़ी व्यापक तौर पर होता है, ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। अब मल्टी न्यूक्लियट सेल में ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं, अर्थात बड़े न्यूक्लियस पाए जाते हैं मल्टी न्यूक्लियस में। इसमें मस्कुलर फाइबर्स हो गया, RBC के सेल में हो गया, तो इसमें न्यूक्लियस बड़ा होता है। अब स्टूडेंट बात आती है कि न्यूक्लियस की स्टडी के बारे में। तो न्यूक्लियस में हम लोग ये देखते हैं प्राय कि न्यूक्लियस की जो स्थिति है वो बेसिक स्ट्रक्चर में है। बेसिक माने होता है प्रारंभिक तौर पर। तो अब कैसे स्थिति है, तो इसको चार भागों में बनाते हैं। इसको
स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर इनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, और उसके बाद से लास्ट पार्ट है क्रोमेटिन नेटवर्क। वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे सुन करके, और वीडियो को रोक रोक करके कॉपी में लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। तो बेसिकली न्यूक्लियर इनवेलप माने होता है लिफाफा। न्यूक्लियस के जो सराउंडेड पार्ट्स होते हैं वो लिपिड और प्रोटीन दोनों मिलकर के बने हुए होते हैं। इसको लाइपोप्रोटीन, अर्थात न्यूक्लियस का भारी भाग लाइपोप्रोटीन से बना होता है, जिसको न्यूक्लियर इनवेलप भी कहते हैं। और ये जो होता है कंटिन्यूअसली कंटिन्यू करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक, और उसके जो इनवेलप होते हैं उस पर बेसिकली राइबोसोम्स भी लगे होते हैं, अर्थात न्यूक्लियर इनवेलप के ऊपर में। दूसरा है स्टूडेंट न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको न्यूक्लियर सैक भी बोलते हैं। तो ये विस्कस होता है, फ्लूइड होता है इनसाइड द मेम्ब्रेन, इट कंटेन एंजाइम, अर्थात न्यूक्लियर से और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर में एंजाइम पाया जाता है। राइबोसोम और न्यूक्लियस और क्रोमेटिन थ्रेड्स इसी के अंदर में पाए जाते हैं, अर्थात इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। वीडियो को रोक रोक करके लिखेंगे भी। तीसरा है हमारा न्यूक्लियोलस। चूंकि न्यूक्लियोलस जो होता है घना होता है, स्फेरिकल होता है, और स्फेरिकल होने के चलते जो होता है इसका, ये न्यूक्लियस के सामने तभी दिखता है जब न्यूक्लियस सेल डिवीजन करता है, तो ये डिसग्रेड टूट करके तरह डीएनए आरएनए में चेंज हो जाता है, और प्रोटीन निर्माण में और एंजाइम के निर्माण में ये न्यूक्लियस बेसिकली वर्क करता है। चौथा है स्टूडेंट क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क, तो क्रोमेटिन नेटवर्क बेसिकली न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, जिसको डीएनए आरएनए भी हम लोग बोलते हैं। डीएनए आरएनए इसको बोलते हैं, और इसके अंदर में जब सेल डिवीजन होता है तो ये क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन द जीन्स दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम, तो ये रॉड शेप में चेंज हो जाता है। अब स्टूडेंट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो फंक्शन में सबसे पहले कंट्रोल द सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल का जितना भी एक्टिविटी है सब कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, अर्थात न्यूक्लियस के माध्यम से पूरा सेल कंट्रोल होता है। स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होता है? जीन्स का जो इंफॉर्मेशन है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। उसके बाद न्यूक्लियस कंट्रोल द सेल डिवीजन, कोशिका का विभाजन को भी कंट्रोल करता है। एक और फंक्शन स्टूडेंट, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने में हेल्प करता है। कौन? तो न्यूक्लियस। और लास्ट फंक्शन में हम बात करते हैं कि राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड इन न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस पढ़ा है, तो न्यूक्लियोलस किसका पार्ट है? न्यूक्लियस का। तो इसी के अंतर्गत ये न्यूक्लियस का फॉर्मेशन भी होता है और इसी पार्ट का अंतर्गत भी होता है। तो वीडियो को लाइक करें और पढ़ें ध्यान से। अगले वीडियो में हम लोग बेसिकली साइटोप्लाज्म के विषय में पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, वंडरफुल डे।